हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। एक्चुअली आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ नहीं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन कराए थे मतलब दिए थे उसको डिस्कस करेंगे और कुछ यहाँ पे न्यू क्वेश्चंस भी करेंगे और एक एडवांस का एक लेक्चर उसमें एक बाकी है। बाकी सब कंप्लीट यहाँ पे ऑलमोस्ट हो चुका है। एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन का उसका छोटा सा लेक्चर जो है ना बना के उसको डाल देंगे एक वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट क्लास में हम लोग जो ठीक है क्वेश्चन दिए थे उसको पहले डिस्कस करते हैं, फिर कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इससे। तो सबसे पहले जो है ना लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन दिए थे उस पर आते हैं। तो लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए कि अगर किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन की जगह अगर 3 इलेक्ट्रॉन जो है ना मतलब उसमें रखने की कैपेसिटी हो, जैसे किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख सकते हैं हम लोग, तो अगर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन की जगह अगर मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं तो उस केस में सेकेंड पीरियड में ना कितना एलिमेंट होगा, इसको हम लोग कैसे पता करेंगे। तो इसको जो है ना ये बहुत आसान सा इसमें क्वेश्चन है, बस अगर थोड़ा सा समझ में आ गया तो हम लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे सपोज करो, ठीक है, तो पहला पीरियड में क्या है ना 2 एलिमेंट होता है हाइड्रोजन हीलियम, दूसरा में 8 और तीसरा में भी 8 एलिमेंट होता है। तो 8 एलिमेंट मतलब कि क्या हो गया वहाँ पे एलिमेंट में क्या है ना, जैसे एक एलिमेंट से दूसरे हाइड्रोजन से हीलियम में जाएंगे तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। ठीक है, लिथियम से बेरिलियम में जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो 8 एलिमेंट है तो मतलब 8 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे जो है हम लोग पुट कर रहे होंगे किसमें, ऑर्बिटल्स में। तो 8 एलिमेंट है मतलब 8 इलेक्ट्रॉन जो है हम लोग पुट कर रहे हैं ऑर्बिटल्स में। तो हम लोग देखेंगे क्या कि एक ऑर्बिटल में कितना एलिमेंट है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तो टोटल जो है ना ऐसा कितना ऑर्बिटल होगा, 4 ऑर्बिटल होगा। ठीक है ना, 8 इलेक्ट्रॉन है तो कितना होगा, 4 ऑर्बिटल होगा मेरा इस तरह से। और अगर जो है एक ऑर्बिटल में हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन अवॉइड कर दिए, तो टोटल कितना यहाँ पे एलिमेंट हो जाएगा, टोटल एलिमेंट जो हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है ना, टोटल एलिमेंट जो होगा 12 हो जाएगा। पहले 8 एलिमेंट था तो 8 जो है ना 8 इलेक्ट्रॉन हम लोग जो है पुट कर रहे थे। तो 8 एलिमेंट पुट करने के लिए 4 ऑर्बिटल आएगा इस तरह से। तो 4 ऑर्बिटल आएगा। अब कह रहा है ना कि यही जो ऑर्बिटल था 2 इलेक्ट्रॉन की जगह 3 इलेक्ट्रॉन अब डाल रहे हैं। तो 4 ऑर्बिटल आया ना तो 2 इलेक्ट्रॉन डाल रहे थे, अब 3 इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं। तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं हम लोग, 12 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक एलिमेंट, तो हम लोग 12 के लिए कितना हो जाएगा, 12 एलिमेंट। तो इस तरह से जो है ना ये क्वेश्चन हम लोग कर सकते थे। आसानी से क्वेश्चन है, इस टाइप का पूछता भी है एग्ज़ाम में, पूछ भी चुका है और पूछते रहता है, ध्यान देना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग, ये वाला इसको समझते हैं। इसमें जो है देखना है कि जैसे एक क्वेश्चन बोल रहा था, ये लास्ट क्लास में दिए थे कि सपोज एन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट। कोई इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट में, ऑब्जर्व कर रहा है 1.75 टाइम्स एज मच एनर्जी। ठीक है ना, एज मच एनर्जी एज द मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर इट टू एस्केप फ्रॉम द एटम। मतलब एटम से एस्केप करने के लिए जितना मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है उसका जो है 1.75 टाइम्स जो है ना ऑब्जर्व कर रहा है। तो कह रहा है वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन क्या होगा। तो वेवलेंथ निकालेंगे तो इमिटेड इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल का वेवलेंथ निकाल रहे हैं ना, तो सीधे से तो हम लोगों को तो सीधे दिमाग में आ जाएगा कि डी ब्रॉगली का वेवलेंथ यूज़ करेंगे। ठीक है ना, डी ब्रॉगली का जो फार्मूला है वेवलेंथ वाला, तो सीधे पहला दिमाग में तो ये आएगा कि जैसे ही वेवलेंथ निकालने का रहा क्या मैटर पार्टिकल का इलेक्ट्रॉन का, तो डी ब्रॉगली का वेवलेंथ यूज होगा। उसके बाद अब हम लोग आगे जो है स्टार्टिंग में फिर से इसको देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 1.75 टाइम्स ऑब्जर्व करता है, क्या ऑब्जर्व करता है, मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर इट टू एस्केप फ्रॉम द एटम। अब देखो पहला इलेक्ट्रॉन जो है ना, मैं जैसे ग्राउंड स्टेट बोला है तो पहला जो है ना ऑर्बिट में होगा n=1 में, तो वहाँ पे उसके पास एनर्जी कितना है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उतना ही एनर्जी है उसके पास। अब जो है अब उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से जो है ना दूर जाने के लिए, उसका अट्रैक्शन एक तरह से ख़त्म करने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा, तो उतना ही एनर्जी बाहर से दे देंगे। ठीक है ना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उतना ही जो है ना बाहर से +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे देंगे, तो ओवरऑल एनर्जी 0 हो जाएगा। अट्रैक्शन दोनों के बीच कुछ नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन निकल लेगा।
तो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड है वो है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में नहीं देखते थे थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे जो एनर्जी आएगा माइनस जो है ना 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे कि अब कह रहा है कि एब्जॉर्ब कितना करेगा, तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड पहले इसी को लिख लेते हैं। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड जो होगा फॉर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम द एटम, एटम से एस्केप करने के लिए फ्रॉम द एटम, ठीक है ना, फ्रॉम एटम ये कितना हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एनर्जी एब्जॉर्ब कितना करेगा, तो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, ठीक है, एब्जॉर्ब एनर्जी जो हो जाएगा ये हो जाएगा इसका कितना है 1.75 टाइम्स, तो 13.6 इंटू 1.75 जो है ना इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एब्जॉर्ब एनर्जी जो है ना इतना है और इतना इसको चाहिए ब्रेक करने के लिए, तो बाकी जो बचेगा एनर्जी कहाँ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो है ना उस वेलोसिटी से बाहर निकल लेगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आएगा ये क्या हो जाएगा, घटा लेंगे। एब्जॉर्ब एनर्जी कितना था, इतना था ना, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो है ना इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1.75 माइनस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा 13.6 इंटू 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये इसको या फिर ऐसे लिख लो या फिर 4/3, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा 3/4 सॉरी, ठीक है ना, 3/4 आ जाएगा। ये कितना आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये कितना हो जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इस तरह से। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि जो है ना जैसे ये एनर्जी आ गया मेरे पास, ये क्या है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आया। तो अब इसके आगे कैसे हम लोग यहाँ पे करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो इक्वल टू क्या होता है हाफ mv², ठीक है। तो वेलोसिटी यहाँ से निकाल लेंगे, वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई m आएगा, ठीक है, और ये जो हो जाएगा √2 इंटू, अब इसको जो है ना सॉल्व करेंगे तो इसको जो है ना जूल में बदलेंगे, तो 10.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है, ये SI में बदल लिए। मास जो है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का जानते हैं ना 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है, kg में आएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो वेलोसिटी जो आएगा ना SI में आएगा, ठीक है। तो उस पर आगे हम लोग देखते हैं आगे कैसे करेंगे, क्वेश्चन हटा रहे हैं। ठीक है, तो इसको आगे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका जो वैल्यू आएगा ठीक है, इसका जो सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल टू आएगा 1.894 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, कुछ ये आएगा। अब क्या है, ठीक है, यूज़ कर लेंगे लेमडा इक्वल टू h/mv, ठीक है। तो वैल्यू सबका पता होता है, बस सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। ये जूल सेकेंड में एनर्जी मतलब SI में आएगा, ये इलेक्ट्रॉन का है तो 10⁻9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू वेलोसिटी यहाँ से निकाल लिए 1.894 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो वेवलेंथ आ जाएगा मेरे पास 3.84 इंटू 10⁻10 मीटर। एक तो जो है ना इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इतना मेहनत क्यों करेंगे सिंपल सी बात है, इतना मेहनत क्यों करेंगे। हम लोग तो देखे थे ना लेमडा इक्वल टू क्या था h/√2m ही था ना, तो सीधे इसका यूज़ कर लेंगे 6.626 इंटू 10⁻34, ठीक है, डिवाइडेड बाई √2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू ये तो मास हो गया, एनर्जी जो था ना 10.2 इंटू कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग 1.6 इंटू 10⁻19, सबको SI में रख देंगे, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो मीटर में आ जाएगा।
तो इतना जो है ना मीटर में आंसर आ जाएगा। इसको भी सॉल्व करेंगे तो उतना ही आएगा करीब करीब, ठीक है। तो ये तो मतलब जो है ना यहाँ से निकालिए ना, उसके बाद ये सब करने का ज़रूरत नहीं है, ये सब हम लोग पहले देख चुके हैं इस तरह से करके। तो हम लोग जो है ना एक फार्मूला डिड्यूस किए हैं ये वाला, तो इसको सीधे सीधे हम लोग को यूज़ कर लेना है। तो यही है, मतलब इस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हमको जो है ना काइनेटिक एनर्जी निकाल लेना है। काइनेटिक एनर्जी जो है इसमें फार्मूले में पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। नहीं तो इस तरह से भी कर सकते हो, थोड़ा लेंथी होगा, इसमें जो है ना कैलकुलेशन लिमिटेड है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आगे इसमें। यहाँ पे जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन उधर इस साइड हम लिखे हुए हैं। अब इस तरह से क्वेश्चन जो है ना पूछता है, आसान सा क्वेश्चन है लेकिन पूछता है, इसीलिए जो है एक डिस्कस कर रहे हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट अलाउेबल, मतलब कौन जो है ना अलाउ नहीं करेगा, मतलब कौन पॉसिबल नहीं है और क्यों, ऐसा क्यों है। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे ये पूछ रहा है ना पांचों में कौन पॉसिबल है, कौन पॉसिबल नहीं है, कौन अलाउेबल है, कौन अलाउेबल नहीं है। तो कौन होगा, पहला केस में अगर देखना n=2 लेंगे तो l का वैल्यू कितना हो जाता है 0 to n-1, ठीक है ना। तो l कितना हो जाएगा, l या तो 0 होगा, नहीं तो 2 - 1 क्या होगा 1। लेकिन बोल रहा है l कितना हो गया, ये क्या हो गया 2 हो गया। तो ये जो है ना अलाउेबल क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है लिख देंगे, इसमें लिख देंगे नॉट अलाउेबल, ठीक है ना। पहला केस में लिख देंगे नॉट अलाउेबल। रीज़न क्या होगा इसका, रीज़न बस यही बताएंगे कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अज़ीमुथल क्वांटम नंबर इज फ्रॉम 0 to n-1, दैट्स व्हाई इन दिस केस if n=2 then l should be 0 and 1, but here l is 2, that's why this is not allowable। इस तरह से हम लोग यहाँ पे बताएंगे। नेक्स्ट केस में देखना, अगर n=3 लेंगे तो l का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है 0, 1 और 2 आएगा, जैसे इस तरह से कर रहे थे। अगर l का वैल्यू जो है ना 1 ले रहे हैं तो l का वैल्यू तो 1 तो आ रहा है, तो सही है। तो l का वैल्यू 1 है तो m का वैल्यू कितना हो जाता है -1, 0 और ये +1, ठीक है ना। तो 0 भी है, ये भी है और ये भी है, तो ये यस क्या होता है, या तो प्लस हाफ नहीं तो माइनस हाफ। तो ये क्या हो गया, दूसरा जो हो गया ये अलाउेबल है, ठीक है ना। रीजन तो यही है जो ऊपर में था, उससे वैसे ही रीजन आएगा। तीसरा में देखना, अगर n=1 है तो l कितना होगा 0 होगा, ठीक है ना। n-1 1 - 1 और 0 तो 0 होगा। तो ये 1 दे दिया है तो ये भी अलाउेबल नहीं है, तो नॉट अलाउेबल, ठीक है। सिमिलरली n=2 रहेगा तो यहाँ पे देखेंगे l क्या हो जाएगा 0 होगा, 1 होगा, तो l 0 है, ठीक है। तो अगर l 0 अगर हम लोग लेंगे, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देख लो l ये क्या हो गया 0, 1, तो अगर हम लोग l 0 ले रहे हैं तो l 0 ले लेंगे तो m कितना आ जाएगा, m आएगा 0 आएगा, ठीक है ना। तो 0 तो है नहीं, m क्या दे रहा है -1, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो नॉट अलाउेबल, ठीक है। मतलब n जो है ना इसके अकॉर्डिंग, ये तो इसके अकॉर्डिंग क्या ये होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। s भी 0 दे रहा है तो ऐसा तो होता नहीं, तो जो है ना पॉसिबल नहीं है। और ये 5वां नंबर में अगर देखेंगे n=3 रखेंगे तो l कितना हो जाएगा 0, 1, 2, ठीक है, एक कम आएगा तो 2 है। अगर l 2 है, ठीक है ना 2 है, तो m क्या होगा +2 +1 0 -1 -2, तो +2 भी है, ठीक है ना। तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये क्या हो जाएगा अलाउेबल हो जाएगा। तो मतलब इस तरह से जो है ना क्वेश्चन तुमको पूछता है, ठीक है। कौन पॉसिबल है नहीं है, जैसे इसमें 5 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन देखिए पूछ सकता है। मल्टीपल में भी क्वेश्चन बन जाएगा और सिंगल में भी, सिंगल करेक्ट में भी, मल्टीपल करेक्ट में भी बन जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे तो ये बहुत आसान सा है, बस ये जो है ना दे दिए हैं ताकि किसी को जो है दिक्कत ना हो इस तरह का भी क्वेश्चन में। जैसे n=2 l=1 है तो l=0 है मतलब s ऑर्बिटल, 1 है मतलब p ऑर्बिटल, तो ये क्या लिखेंगे, इसको 2p लिख देंगे। n=1 है तो 1, l=0 है मतलब क्या हो गया s, तो 1s हो गया। n=3 है, 3 है, तो l=2 क्या होता है 0 तो s, 1 तो p और 2 रहेगा तो क्या हो जाएगा d,
ठीक है ना, n इक्वल टू 4, 4 रहेगा तो क्या हो जाएगा f। बस इतना ही इसमें रहता है, आसान सा। इसमें इस तरह से हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं जो हेल्प करेगा आगे कुछ सॉल्व करने में, उसके बाद फिर आगे देखते हैं इसमें। तो क्वेश्चन यहाँ पे है, ये भी आसान ही क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। द मास नंबर, ठीक है, द मास नंबर ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मास नंबर ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज 39। ठीक है, मास नंबर दिया हुआ 39 है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स in its nucleus number of neutrons in its nucleus is one more than number of protons, ठीक है। तो पूछ रहा है डिटरमाइन द number of protons, neutrons and electrons। ठीक है, तो यही बोल रहा है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे यहाँ पे, बेसिक सा क्वेश्चन है, ऐसा बस बेसिक चीज़ यूज़ करेंगे जो स्टार्टिंग में पढ़े हैं, उसी से ही काम होगा। कह रहा है मास नंबर ऑफ जो है ना, मास नंबर ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज 39। तो मास नंबर बोल रहा है यहाँ पे, मास नंबर हम लोग इसका ले लेंगे 39, ये बता रहा है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस इज मोर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, इजकल टू प्रोटॉन्स हम लोग मान लेते हैं एक्स है, ठीक है ना, कुछ मान लेते हैं, अननोन है, पता तो हमें है नहीं हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे देखना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मान ली एक्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है, एक ज़्यादा है प्रोटॉन से, तो x + 1 हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे मास नंबर इजकल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, बस ये यूज़ कर लेंगे। तो मास नंबर 39, ये प्रोटॉन x हो गया, ये x + 1 हो गया, मतलब क्या हो गया 2x = 39 - 1 38। ठीक है, तो x = 19। ठीक है, यानी एटॉमिक नंबर x क्या आ गया, प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर इजकल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है ना, इजकल टू 19। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें। तो इसमें जैसे क्या है ना कि जैसे क्या नहीं तो नहीं भी करते तो बना देते, लेकिन अगर मान लो हैवियर न्यूक्लियस दे देगा ना, तो वहाँ पे तो करना पड़ेगा ना। जैसे 39 हम लोग जानते हैं ना, पोटेशियम का 19 होता है, पोटेशियम का मास जो होता है, मास नंबर जो होता है यहाँ पे 39 होता है, तो पता ही है। तो जैसे इस केस में तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी बता सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी बता सकते हैं, टाइम थोड़ी लगेगा इसमें ज़्यादा। लेकिन हैवियर न्यूक्लियाई दे देगा ना, तो उस केस में इस तरह से प्रोसीजर वाइज बनाएंगे। तो ये है क्वेश्चन, हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन है ए न्यूट्रल एटम, ठीक है ना, ए न्यूट्रल एटम इन द ग्राउंड स्टेट, ए न्यूट्रल एटम इन द ग्राउंड स्टेट has two k electrons, comma 8 l electrons and 5 m electrons, मतलब ये बता रहा है कि इतना इतना इलेक्ट्रॉन है। इंडिकेट द फॉलोइंग, क्वेश्चन पूछ रहा है इंडिकेट द फॉलोइंग, ठीक है ना, ये सबको बताने का रहा है कि ये बताइए, इसमें इंडिकेट कीजिए। सबसे पहले है एटॉमिक, ठीक है, एटॉमिक नंबर है फर्स्ट, और ये बी में जो है टोटल नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। सी में है टोटल नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन्स, और डी में जो है ये बता रहा है टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, ये बोल रहा है कुछ ऐसा है। तो अब इसमें जो है बताना है कि कौन क्या होगा नहीं होगा। तो देखो क्वेश्चन जो है इसको करेंगे कैसे, तो इसमें क्या है एटॉमिक नंबर सबसे पहले बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे ना, न्यूट्रल है, सबसे पहले देख लेंगे ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो न्यूट्रल है तो जो है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स सेम होगा, सिंपल सी बात है। और जो प्रोटॉन्स होगा वो इतना ही इलेक्ट्रॉन्स होगा, और प्रोटॉन्स क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या बताएगा, एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं, यानी सीधे क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं, दिया हुआ जो भी है 2 है प्लस कितना 8 है प्लस 5 है तो 15 हो जाएगा। तो यहाँ तो निकाल सकते हैं। अब देखो ये बोला ना कि ए से इलेक्ट्रॉन बताइए, पी इलेक्ट्रॉन बताइए, तो इसमें क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, अब कितना आएगा, ये 10 हो गया, 12, ये 3 15 हो गया। तो इस केस में अब हमको बताना है कि एस इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो एस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, यहाँ पे 2 4 और ये 6, तो टोटल नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन जो होगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा 6। टोटल नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, 6 + 9, तो टोटल नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है ना, 6 और +3 ये हो जाएगा 9, ठीक है। कुछ ये आ गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये तो पेयर है। पी में अगर हम लोग देखेंगे तो पी में क्या होता है, तो पी में इस तरह से जो आएगा ना 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह से आएगा, तो तीनों अनपेयर है ना, तो ये 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गया। तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 3, ये भी अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड है, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है 3 है यहाँ पे। तो आसानी से इस तरह से लिख के कर लेंगे, मतलब क्वेश्चन आसान है। अब देखना यहाँ पे जो बोल रहा है ना 2 के इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या ना, ये के इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या, के मतलब कि n = 1, के का मतलब क्या हुआ, k n = 1, तो ये जो है ना ये के इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ठीक है। n = 2 लिखेंगे तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये k के बाद क्या kl, यहाँ पे ये l इलेक्ट्रॉन्स हो गया, और ये क्या हो गया KLM, ये m इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। तो यही तो बता रहा था ना कि 2 k इलेक्ट्रॉन से 8 l इलेक्ट्रॉन से, और ये ठीक है 5 m इलेक्ट्रॉन से, तो बस यही था, इतना ही। तो सिंपल सा है, इसको आसानी से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन है ए डबली आयोनाइज्ड, ठीक है ना, डबली आयोनाइज्ड लिथियम आयन, डबली आयोनाइज्ड लिथियम आयन is hydrogen like, ठीक है, हाइड्रोजन लाइक, फुल स्टॉप, फाइंड द wavelength of radiation, find the wavelength of the radiation required to excite the electron in Li2 प्लस, ठीक है ना, हाइड्रोजन लाइक है तो क्या आ जाएगा Li2 प्लस, तो Li2 प्लस फ्रॉम, ठीक है, बोल रहा है फर्स्ट ऑर्बिट टू, फर्स्ट ऑर्बिट से क्या बोल रहा है, थर्ड ऑर्बिट, टू फर्स्ट ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट, फुल स्टॉप, ठीक है, हाउ मेनी spectral lines are observed when the electron in the third orbit, ठीक है, डी एक्साइट्स, ठीक है, उसमें बोल रहा था ये तो, ठीक है, उसके बाद बोल रहा था कि इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी ये बताया है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इजकल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, ये बता रहा है। तो अब इस केस में हम लोग को जो है क्वेश्चन बनाना है, तो ये इसका जो है ना क्या होगा इसको हम लोग समझते हैं। तो ये डबली आयनाइज लिथियम आयन है, ठीक है, तो यहाँ पे लिथियम आयन तो हम लोग समझ गए Li2 प्लस होगा, ठीक है, क्या कि हाइड्रोजन लाइक है। अब पूछ रहा है वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन लिथियम 2 प्लस आयन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट। तो E1 क्या हो जाएगा, फार्मूला लगाएंगे तो -13.6 इंटू Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, En है, सॉरी ये En होता है ना, तो En हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा -13.6 इंटू Z, मतलब क्या हो गया 3 का स्क्वायर, पहला में ऑर्बिट है ना तो इतना ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा -13.6 इंटू 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, अभी कैलकुलेट नहीं करेंगे, रहने दो उसको, ठीक है। अब वो बोल रहा है E3, तो E3 कितना हो जाएगा -13.6 इंटू Z कितना हो गया, लिथियम है तो 3 का स्क्वायर और तीसरा ऑर्बिट है ना, ठीक है, फाइंड द रेडिएशन रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन इन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट, ठीक है, तो एन भी क्या हो गया 3 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये आ गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। डेल्टा ई कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल कर लेंगे ना, तो E3 माइनस E1 करेंगे तो ये आएगा -13.6 माइनस, ठीक है, -13.6 इंटू 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो फाइनली क्या आएगा 13.6 इंटू 9 माइनस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 13.6 इंटू 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत था ही नहीं इसमें, तो करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग निकाल लेंगे, 8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल,
ठीक है, तो एनर्जी आ गया ना, तो एनर्जी का यूज़ कर लो। एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, AC अपॉन लेमडा, या फिर लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेवलेंथ ही तो निकालने का रहा था स्टार्टिंग में। ठीक है, यहाँ पे देखना ये वेवलेंथ बोल रहा था, तब लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC अपॉन E डेल्टा E। ठीक है, तो वैल्यू तो सबको पता है 6.626 माइनस, ठीक है, 34 जूल सेकेंड। सी का वैल्यू पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई, ठीक है, ये जो वैल्यू है 13.6 × 8 × 1.6 × 10⁻19, ठीक है ना, जूल। ठीक है, बस अब इसको जो है ना कैलकुलेट कर लेना है, थोड़ा बहुत गुना करना पड़ेगा, बाकी थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं इसमें। तो इस तरह से करेंगे तो यहाँ तक का ये वाला पोर्शन है ना कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो बोल रहा है यहाँ पे उसमें कह रहा है कि हाउ मैनी स्पेक्ट्रल लाइन्स, ठीक है ना, स्पेक्ट्रल लाइन पूछ रहा है, आर एब्सॉर्ब्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट में जो है ना डी एक्साइड करेगा। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन तो हम लोग जानते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स क्या हो जाता है, n × n-1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा n कितना है, थर्ड ऑर्बिट से डी एक्साइड कर रहा है ना, डी एक्साइड थर्ड ऑर्बिट से कर रहा है, तो 3 × 3-1/2, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम लोग इसको बना लेंगे। तो आसान सा है, मतलब इस तरह से स्पेक्ट्रल लाइन भी निकालने का सकता है, तो फार्मूला लगा सकते हैं, या फिर n1 से n2 बोलता तो उसमें भी बता सकते थे, क्या है कि उसको भी बताए हुए फार्मूला। बाकी इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो इस तरह से बना लेंगे। इस तरह से बहुत सा, जैसे हाइड्रोजन में रहेगा तो सिंपली हम लोग देखे थे, ये जो है ना बस लिथियम दे दिया, तो उसके इसमें इस तरह से हम लोग करेंगे। एक और क्वेश्चन इसमें लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन जो है ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको जो है ना when a certain metal was irradiated with light of frequency, ठीक है, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 4.5 × 10⁻16 पर सेकेंड है। उसके बाद बोल रहा है ना द फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted had 3 times the kinetic energy, as the kinetic energy of photoelectrons emitted when same metal was irradiated with light of frequency, ठीक है ना, बोल रहा है with light of frequency इसके बारे में बता रहा है 2.5 × 10⁻16 पर सेकेंड। कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेट क्रिटिकल
frequency nu naught of the metal। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसको जो है ना कैसे हम लोग करेंगे, तो इसका मैं हिंट दे रहा हूँ, बनाना आप ही को है, आंसर बताना है कमेंट में। तो पहले कैसे बनाएंगे ना, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो इसमें बोला है व्हेन सर्टेन मेटल वाज इरेडिएटेड विथ लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी, इतना मतलब कि मेटल को इरेडिएट कर रहे हैं। तो याद करो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़े थे हम लोग कि मेटल पे जो है ना एच न्यू का लाइट आ रहा था। तो न्यू बता रहा है। उसके बाद कह रहा है द फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड हैड 3 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी। तो एच न्यू आएगा, ठीक है ना, तो उसका कुछ वर्क फंक्शन होगा, उसके बाद जो एनर्जी बचेगा काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। तो ये जो था ना एच न्यू इजकल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, इतना तो हम लोग देखे थे। तो कह रहा है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा हैड 3 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड व्हेन द सेम मेटल वाज इरेडिएटेड विथ लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो है ना इतना है। मतलब कि क्या कह रहा है कि एक मेटल जो हम लोग लिए ना, तो यहाँ पे जो ये रेज आ रहा था, तो ये दो लाइट यहाँ पे आया। तो एक लाइट जो था ना उसका फ्रिक्वेंसी इतना था, और दूसरा जो लाइट आया ना उसका फ्रिक्वेंसी इतना था। तो एक बार में जो है ना, एक बार जो आएगा उसका मान लो कि एच न्यू 1 होगा, और जो दूसरा बार आएगा, ठीक है, यहाँ पे उसका मान लो फ्रिक्वेंसी एच न्यू 2 है, मतलब जो है ना एनर्जी एच न्यू 2 है। तो बोल रहा है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा बाद वाले का, ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड इमिटेड 3 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी एज द काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स विद द सेम मेटल वाज इरेडिएटेड विद द, यानी इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है, वो बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा 2 डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी 1 होगा, ये होगा 3 होगा। ठीक है, तो बाकी काइनेटिक एनर्जी जो है ना ये फार्मूला का यूज़ करेंगे, और एक केस में जो है ये 3 वाले केस में ऊपर वाला रखेंगे, सॉरी जो है ना पहला वाला जो होगा, ये दूसरा जो है ना, दूसरा और पहला की बात कर रहा है। तो 3 टाइम किसका हुआ, तो 3 टाइम किसका हो गया, इसका। तो E2 जो है ना ये इसके का अकॉर्डिंग भरेंगे, और बाकी जो है ना E1 इसके अकॉर्डिंग भरेंगे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आंसर लाएंगे। तो इसमें बताना है कि आंसर जो है ना क्या होगा, न्यू नॉट निकालना है। ठीक है, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी मतलब वही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसका आंसर बताना है, आगे क्या होगा कमेंट में बताना है। सॉल्व करके बता देंगे। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, बस एक लेक्चर इसमें जो है एडवांस का हम लोग करेंगे, बीच बीच हम कर देंगे। इसके बाद हम लोग गैस स्टेट नेक्स्ट क्लास से देखेंगे, उसका बुकलेट दिलवा देंगे, और एक क्लास देने के बाद उसमें स्टार्ट करेंगे तो बुकलेट भी उसका दिलवा देंगे सबको। तो फिर हम लोग उसका करेंगे, और इस चैप्टर का जो भी बुकलेट मिला है सबको बनाना है, कंप्लीट करना है, हर एक क्वेश्चन उसका डिस्कस करेंगे। तो मेरे ख्याल से जो है ना जितना आप लोग जो भी हो सब लोग ट्राई करो, बनाओ, नहीं होगा तो हम तो हैं ही, बताएंगे हर तरह से। तो सबको पूरी तरह से जो है ना एफ़र्ट लगाना है, अपना एफ़र्ट दो, बाकी जो होगा तो होना ही है, अपना एफ़र्ट पूरा दो, ठीक है, अच्छा होगा, और अच्छा होता ही है, एफ़र्ट देने वाले का ही रिज़ल्ट आता है। ठीक है, तो बस आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास से गैस स्टेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।